हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन एमर्स फिजिक्स क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था वर्क के बारे में, और हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था और एक क्वेश्चन देखा था। ठीक है, हमने ये जो क्वेश्चन इसको सॉल्व किया था। ठीक है, हमने आंसर भी इसका लाया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कंसीडर अनदर सिचुएशन इन विच द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, बोल रहा है कि कंसीडर कीजिए कोई सिचुएशन जिसमें फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। मतलब कहने का मतलब हुआ, देखिए ऑब्जेक्ट पे अगर आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा इधर की ओर होगा। ठीक है, यही बोल रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक, बोल रहा है ए बेबी पुलिंग अ टॉय कार पैरेलल टू द ग्राउंड एज शोन इन फिगर 11.4। बोल रहा है कोई बच्चा है जो कि टॉय कार को पुल कर रहा है, खींच रहा है पैरेलल टू द ग्राउंड, जैसा कि फिगर 11.4 में दिखाया गया है। देखिए फिगर 11.4, देखिए यहाँ पर देखिए कोई बच्चा है जो टॉय कार को ग्राउंड के पैरेलल जो है अपनी तरफ पुल कर रहा है। ठीक है, खींच रहा है, यानी कि फोर्स जो है इधर की ओर लग रहा है, और देखिए कार का जो डिस्प्लेसमेंट है वह भी इधर की ओर है। ठीक है, बच्चा जो है फोर्स लगा रहा है इधर की ओर, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कार का वो भी इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, ठीक, देखिए उसके बाद क्या बोलता है, बोल रहा है फिर द बेबी हैज एक्सर्टेड द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। देखिए बोल रहा है कि जो बेबी है वह फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, फोर्स किधर एक्सर्ट कर रहा है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। कार का डिस्प्लेसमेंट जिधर की ओर है ना, उधर जो है बेबी फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है। अभी हम आपको दिखाएं कि कार का डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर है, तो बेबी जो है फोर्स भी इधर की ओर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, इन दिस सिचुएशन द वर्क डन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बोल रहा है यह जो सिचुएशन है उसमें जो वर्क डन होगा वह इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। देखिए बोल रहा है इसमें जो वर्क डन होगा ना, देखिए इसमें जो ओहो नहीं चल रहा है, हाँ चला, इसमें जो वर्क डन होगा ना वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको बता रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अब जिधर फोर्स लगाओगे डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होगा, तो वर्क डन जो होगा इतना की इक्वल होगा। ठीक है, ठीक, इतना समझे। देखिए उसके बाद क्या बोलता है, इन सच सिचुएशन द वर्क डन बाय द फोर्स इज टेकन इज पॉजिटिव। ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन में जो फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा ना वह पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, तो पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, जिधर आप फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी उधर की ओर हो, तो उस टाइम होगा पॉजिटिव वर्क। ठीक है, देखिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ, ठीक है, अब फोर्स लगा रहे हैं इधर से। ठीक है, इधर से फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इधर की ओर हो। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। इसको कैसा वर्क बोलेंगे, तो पॉजिटिव वर्क, सॉरी इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। ठीक है, PW, पॉजिटिव वर्क। ठीक है, फोर्स इधर लगा रहे और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। ठीक, अब देखिए क्या बोलता है फिर, देखिए एक मिनट, देखिए कंसीडर ए सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। देखिए बोल रहा है कि आप एक ऐसा सिचुएशन कंसीडर कीजिए जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में। नाउ अ रिटार्डिंग फोर्स F इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखिए रिटार्डिंग फोर्स किसको बोलते हैं, देखिए हमको समझा देते हैं हल्का सा। देखिए आप फोर्स पढ़े होंगे तब पढ़े होंगे एक एक्सलरेशन। ठीक है, पहला होगा एक्सलरेशन और दूसरा होगा डिसलरेशन। ठीक है, डिसलरेशन, डिसलरेशन को ही हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, डिसलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, इसका काम क्या होता है, तो रिटार्डेशन जो होता है ना, ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होता है ना उसको कम करता है। ठीक है, रिटार्डेशन बोलिए डिसलरेशन बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, ये काम क्या करता है, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, स्पीड को डिक्रीज कर देता है, वही लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तब एक रिटार्डिंग फोर्स है, ठीक है, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम किया। मान लीजिए कि कोई गाड़ी है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई कार है। ठीक है, कार है, तो इधर देखिए हम आपको दिखा देते हैं एक मिनट, फिगर से बढ़िया से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है,
ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन क्या हो डिस्प्लेसमेंट तो इधर की हो रहा है, लेकिन क्या हो इधर से एक फोर्स लग जाए रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है, जो इसके वेलोसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो डिस्प्लेस यानी कि फोर्स लग रहा है इधर की ओर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की ओर, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का बनेगा, देखिए फोर्स लगा रहे इधर की ओर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की ओर, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का बनेगा, तो दोनों के बीच में एंगल बनेगा 180 डिग्री का, ठीक है। देखिए लिखा हुआ भी होगा, देखिए दैट इज द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन इज 180 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है, इधर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, यानी कि दोनों के दोनों सेम लाइन पे, ठीक है, एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, ठीक है। देखिए यहाँ पर लेट द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर डिस्प्लेसमेंट एस, जो ऑब्जेक्ट है वह डिस्प्लेसमेंट एस के बाद रुक जा रहा है, ठीक है, एस डिस्प्लेसमेंट टे करके रुक जा रहा है। इन सच ए सिचुएशन द वर्क डन बाय द फोर्स, इस सिचुएशन में जो वर्क डन होगा फोर्स के द्वारा एफ इज टेकन एज नेगेटिव, उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, ठीक है, एंड डिनोटेड बाय माइनस साइन, उसको हम लोग माइनस साइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। देखिए एंगल जब 180 डिग्री का बनेगा ना तो उस टाइम हो जाएगा आपका नेगेटिव वर्क। देखिए एक चीज़ और समझिए, देखिए फोर्स इधर लगाएं, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, एंगल 0 डिग्री का तब पॉजिटिव वर्क, ठीक है, एंगल 0 डिग्री तो पॉजिटिव वर्क, और इस बार फोर्स लगा इधर और डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, ठीक है, तो एंगल 180 डिग्री तो नेगेटिव वर्क, ठीक है, एंगल 0 डिग्री तो पॉजिटिव वर्क और एंगल 180 डिग्री तो नेगेटिव वर्क, ठीक है। देखिए वही यहाँ पर बोल रहा है, तो नेगेटिव एंड डिनोटेड बाय द माइनस साइन, ठीक है, तो द वर्क डन बाय द फोर्स इज एफ इंटू माइनस एस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एफ एस, तो यहाँ पर डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ एस, ठीक है। इट इज क्लियर फ्रॉम द एबव डिस्कशन, ऊपर जो हम लोग डिस्कशन किए हैं, दैट द वर्क डन बाय फोर्स कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ऊपर जो हम लोग डिस्कशन किए हैं तो उससे हम लोग को पता चल गया कि जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा या तो फिर नेगेटिव होगा, कुछ भी हो सकता है। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी, इसको समझने के लिए हम लोग कुछ एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या एक्टिविटी में सो, देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट अप, ठीक है, बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की ओर ले जाइए, वर्क इज डन बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय यू, आपके द्वारा उस पर फोर्स एक्सर्ट किया गया, ठीक है। बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को आप ऊपर लेके जाइए। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको आप ऊपर लेके जाइए, तो आप इस पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है, फोर्स एक्सर्ट करेंगे उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड, द फोर्स यू एक्सर्टेड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाउएवर देयर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। देखिए अब जब ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे थे, ठीक है, तो आप ऊपर की तरफ फोर्स लगा देते हैं तो ग्रेविटी भी तो काम करता है ना, तो ग्रेविटी किधर काम करेगा, नीचे की ओर। देखिए ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ऊपर की ओर, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ऊपर की ओर, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ग्रेविटी की बात करेंगे तो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, ठीक है। तो आपको आपसे ये पूछ रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है, सो विच वन ऑफ दिस फोर्सेज इज डूइंग पॉजिटिव वर्क, तो कौन सा फोर्स पॉजिटिव होगा, विच वन इज डूइंग नेगेटिव वर्क, और कौन सा वर्क नेगेटिव होगा, गिव रीजन, ठीक है। बोल रहा है कि कब जो है वर्क पॉजिटिव होगा और कब जो है वर्क नेगेटिव होगा, रीजन आपको बताना है। तो वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिए बोल रहा है जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए नेगेटिव कब होगा, ठीक है, वर्क जो है नेगेटिव कब होगा, तो हम फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, देखिए नेगेटिव कब होगा, तो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर की तरफ, तो एंगल बनेगा 180 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नेगेटिव वर्क, ठीक है। लेकिन यही अगर ऑब्जेक्ट है, हम फोर्स ऊपर की ओर लगा रहे हैं और ऊपर की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो यहाँ पर कैसा वर्क होगा, तो यहाँ पर वर्क होगा पॉजिटिव वर्क, ठीक है। तो वही बोल रहे, देखिए वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिधर फोर्स लगा रहे उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। इतना समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक न्यूमेरिकल है, ए पोर्टर लेफ्ट द लगेज of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground, calculate the work done by him on the luggage। देखिए बोल रहा है कोई लगेज उठाने वाला है, ठीक है,
वह 15 kg का लगेज जो है ग्राउंड से ऊपर उठाता है और उसको अपने माथे पे रखता है, तो उसका जो वह डिस्टेंस होगा, उसका जो लेंथ होगा वह है 1.5 मीटर का। तो आपको बताना है कि कितना उसके द्वारा वर्क डन किया गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन आप लिख लीजिएगा गिवन डेट करके कि जो लगेज का मास हुआ है 15 kg और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वह हो रहा है कितना 1.5 मीटर का। ठीक है, इतना समझे। ठीक, देखिए अब उसके बाद क्या बोलता है, सो देखिए उसके बाद बोलता है हम जानते हैं वर्क डन इज इक्वल तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए अब हमको पता, यहाँ तो फोर्स दिया हुआ नहीं है, आपको फोर्स निकालना होगा। तो फोर्स इज इक्वल तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एफ इज इक्वल तो होता है mg। ठीक है, एफ इज इक्वल तो होता है mg, मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़े हैं ना। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी के कारण होगा, तो हम लोग लेंगे mg। ठीक है, मास से 15 kg और g का वैल्यू होता है 9.8, लेकिन हम लोग यहाँ पर सुटेबल के लिए सुटेबल में मतलब क्या बोलते हैं इसको, ईजी करने के लिए हम लोग यहाँ पर 10 ले लिए। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1.5 मीटर हो जाएगा। तो जब अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 225 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 225 न्यूटन मीटर। देखिए kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बोलते हैं न्यूटन और न्यूटन मीटर को हम लोग बोलते हैं जूल। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा 225 जूल। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है व्हेन डू वी से डेट वर्क इज डन, हम लोग कब बोलेंगे कि वर्क जो है हुआ है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कब बोलिएगा कि हाँ आपके द्वारा जो है वर्क डन किया गया है, ऐसा आप कब बोल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा वर्क इज सेड टू बी डन। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस। बोल रहा है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाएंगे और वह कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ वर्क डन हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि आप बहुत बड़ा पत्थर है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट उसमें कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग नहीं बोलेंगे कि वर्क हुआ है। तो कब बोलेंगे, जब हम लोग फोर्स लगाए और उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, अब सेकेंड में पूछ रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए आपको बोल रहा है कि इधर आप फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी उधर की ही और हो रहा है, तो आपको बताना है कि कितना इसका एक्सप्रेशन होगा, कितना वर्क डन होगा। ठीक है, जैसे देखिए ओहो एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि बोल रहा है कि आप फोर्स इधर की ओर लगा रहे हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे और डिस्प्लेसमेंट भी इधर की ओर हो रहा है, तो आपको वर्क डन का एक्सप्रेशन बताना है। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यही एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए थर्ड में आपसे क्या बोल रहा है, थर्ड में आपसे बोल रहा है कि डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल ऑफ वर्क को आप कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो व्हेन ए 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी। ठीक है, बोल रहा है जब आप 1 न्यूटन का फोर्स बॉडी पे अप्लाई करेंगे, द बॉडी गेट डिस्प्लेस, तो बॉडी डिस्प्लेस होगा थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर का डिस्टेंस डिस्प्लेस होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 जूल। देखिए क्या बोल रहे हैं, तो देखिए 1 जूल कब होगा वर्क, देखिए कब होगा। तो देखिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं। ठीक है, 1 न्यूटन का फोर्स लगाए तो ये डिस्प्लेस हुआ और डिस्प्लेस होगा अगर ये 1 मीटर। ठीक है, 1 न्यूटन का फोर्स लगा और 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ तो हम बोलेंगे कि 1 जूल वर्क हुआ। जैसे देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1 मीटर का, तो कितना हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर यानी कि 1 जूल। जब हम कोई ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और वह 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि 1 जूल वर्क हुआ है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, फोर्थ में देखिए क्या बोलता है, फोर्थ में बोलता है ए पेयर ऑफ ब्लॉक, ठीक है, exert a force of 140 न्यूटन ऑन अ प्लग, द फील्ड बीइंग प्लग्ड इज 15 मीटर लॉन्ग, हाउ मच वर्क इज डन इन प्लपिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। देखिए बोल रहा है कि बैलगाड़ी तो आप लोग देखे होंगे, तो एक पेयर ऑफ बुल, ठीक है, मतलब एक बैल का जोड़ा है,
ठीक है, वह 140 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट करता है खेत जोतने के लिए, ठीक है। तो वह जो है 15 मीटर पलप करता है खेत को, यानी कि 15 मीटर खेत को जो है फील्ड है उसको जोत देता है। तो आपको बताना है कि उस बैल के द्वारा कितना वर्क किया गया, ठीक है। तो सिंपल सा आप लोग जानते हैं, फॉर्मूला लगाइएगा, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो गया आपका 140 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट हो गया 15 मीटर का, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा आपका 2100 जूल, ठीक है। वर्क डन जो आएगा आपका 2100 जूल आएगा। बना के देख लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग का खुद से होमवर्क है, आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोलता है नेक्स्ट। देखिए एनर्जी बोल रहा है लाइफ इज इम्पॉसिबल विथआउट एनर्जी। क्या बोल रहा है, एक मिनट, देखिए क्या बोल रहा है लाइफ इज इम्पॉसिबल विथआउट एनर्जी। एनर्जी के बिना लाइफ जो है इम्पॉसिबल है, ठीक है। एनर्जी के बिना लाइफ जो है इम्पॉसिबल है। द डिमांड फॉर एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग। जो एनर्जी का डिमांड है वह हमेशा इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। एनर्जी को जो डिमांड है वो हमेशा बढ़ते जाता है। वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम, हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलता है। द सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस। देखिए हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो सन है वह बहुत ही बिगेस्ट नेचुरल सोर्स है, ठीक है। मैनी ऑफ आवर एनर्जी सोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम द सन। हम लोगों को बहुत सारा एनर्जी का जो सोर्स है सन से ही प्राप्त होता है। वी कैन ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। देखिए एटम जो है ना, देखिए एटम के अंदर जो न्यूक्लिया होते हैं ना, इसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर डिफ्यूजन करके तोड़ फोड़ के यहाँ से भी हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक, देखिए उसके बाद क्या है सो द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द टाइड्स। अर्थ के अंदर से भी हम लोगों को एनर्जी मिलता है, समझ में आया। अर्थ के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं, वो सब से भी हम लोगों को एनर्जी मिलता है। एंड द टाइड्स से भी हम लोगों को एनर्जी मिलता है। कैन यू थिंक ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्या तुम एनर्जी के कुछ और सोर्सेज के बारे में जान सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, ये एक्टिविटी आपको करना है, ठीक है। ए फ्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर लिस्टेड अबव, ठीक है। ये कुछ एक्टिविटी, ये एक्टिविटी आप करके देख लेना, ठीक है। क्या क्या लिखा हुआ है पढ़ लेना, इसको डिस्कस करने के लिए बोल रहा है। देखिए बोल रहा है द वर्ड एनर्जी इज वेरी ऑफ्टन यूज इन आवर डेली लाइफ। जो वर्ड एनर्जी है इसका हम लोग अपने जीवन में बहुत ही अक्सर यूज करते हैं, ठीक है। बट इन साइंस वी गिव इट अ डिफिनिट एंड प्रिसाइज मीनिंग। लेकिन साइंस में जो इसका होता है डिफिनिट और प्रिसाइज मीनिंग होता है, ठीक है, साइंस के लैंग्वेज में। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इसको हम लोग कंसीडर करते, इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं, ठीक है। वेन ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स ए स्टेशनरी विकेट। बोल रहा है इमेजिन कीजिए कि जब कोई फास्ट बॉल मूव कर रहा है और वो स्टेशनरी विकेट पे हिट करता है, द विकेट इज थ्रोन अवे। तो विकेट जो है वो दूर जाके गिरता है। जैसे देखिए मान लीजिए विकेट है, ठीक है, इधर से बॉल गया तो यहाँ पर जो है हिट किया तो ये देखिए दूर जाके गिरेगा, ठीक है। जब इस पर हिट करेगा तो ये दूर जाके गिरेगा। द विकेट इज थ्रोन अवे। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेस्ड टू अ सर्टेन हाइट गेट्स द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। इसी प्रकार यदि आप कोई ऑब्जेक्ट को कुछ सर्टेन हाइट तक लेके जाओ तो उस पर वर्क करने का कैपेबिलिटी आ जाता है, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन ए रेस्ड हैमर falls on a nail placed on a piece of wood, it drives the nail into the wood। देखिए बोल रहा है, देखिए हैमर है, ठीक है, हथौड़ी है, उसको आप ऊपर में रख दीजिए और ऊपर से जब वो फॉल करता है, जब नीचे गिरता है और मान लीजिए कि आप इसे हाथ रखा हुआ है आपके नाखून पे गिरे तो आपको कितना कस के चोट लगेगा, ठीक है। तो वो चोट हम लोग को क्यों लगा, अगर हम लोग ऐसे हाथ रख दिया इसके ऊपर ऐसे हथौड़ी को रखे तो देखिए आपको दर्द नहीं देगा। लेकिन यही अगर हथौड़ी को ऊपर से गिराए और वो आपके नाखून पे गिरे तो देखिए आपको बहुत तेज दर्द होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उस हथौड़ी में जो है ऊपर जाने की वजह से उस पर कुछ एनर्जी आ जाती है, ठीक है। वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व्ड चिल्ड्रेन वाइंडिंग अ टॉय सच इज अ टॉय कार एंड व्हेन द टॉय इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, देखिए इट स्टार्ट्स मूविंग। देखिए क्या बोल रहे हैं, जैसे आप लोग लट्टू घुमाते होंगे, ठीक है, देखते होंगे लट्टू जो है शांत रहता है, लेकिन आप उस पर जब आप जब उसको लट्टी से बांध के, कोई रस्सी से बांध के जब आप उसको घुमाते हो देखिए वो घूमने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जो है उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसके कारण वह जो है घूमने लगता है। व्हेन अ बैलून इज फिल्ड विथ एयर एंड वी प्रेस इट वी नोटिस अ चेंज इन इट्स शेप। देखिए बोल रहा है कि आप जो बैलून है, बैलून में आप हवा भरिए और उसको आप प्रेस कीजिए तो आप नोटिस कीजिएगा कि उसका जो शेप है वह चेंज हो जाता है, ठीक है।
एज लॉन्ग एज वी प्रेस इट जेंटली, ठीक है, हम लोग उसको धीरे धीरे प्रेस करेंगे, इट कैन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। बोला बैलून में हवा भरी, उसको धीरे धीरे आप दबाइए तो देखिएगा कि वो आप जो है उससे सारा हवा निकल जाएगा और वो अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इट कैन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द फोर्स इज विथड्रॉन, ठीक है। हाउएवर इफ वी प्रेस द बैलून हार्ड, यदि हम लोग बैलून को कस के प्रेस कर दें, हार्डली प्रेस कर दें, इट कैन इवन एक्सप्लोड प्रोड्यूसिंग अ ब्लास्टिंग साउंड, तो वह जो एक्सप्लोड हो जाएगा ब्लास्टिंग साउंड के साथ, यानी कि फट जाएगा। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स द ऑब्जेक्ट एक्वायर्ड थ्रू डिफरेंट मीन्स द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। देखिए बोल रहा है द ऑब्जेक्ट एक्वायर्ड थ्रू डिफरेंट मीन्स the capability of doing work, an object having a capability to do work is said to possess energy, ठीक है। the object which does the work loses energy and the object on which the work is done gain energy। देखिए बोल रहा है, देखिए मेरे द्वारा यदि इस पे फोर्स लगाया गया, मेरे द्वारा इस पे वर्क किया गया तो मेरा एनर्जी जो है लॉस होगा और इस पे जो है एनर्जी या जो एनर्जी गेन करेगा। क्या बोले कि यदि हम इस पे वर्क कर रहे हैं तो मेरा एनर्जी लॉस होगा और इसमें ये जो है ये एनर्जी को गेन करेगा। ऐसा क्यों? जैसे देखिए हमको बता, जैसे देखिए इसको ऐसे समझिए कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ रहे तो आप क्या कर रहे हैं, उसमें आप अपना एनर्जी लॉस कर रहे हैं, वह एनर्जी गेन कर रहा है। एनर्जी गेन कैसे कर रहा है? तो आपका एग्जाम में जो है नंबर बढ़िया आ जाएगा, ठीक है। मजाक कर रहे हैं, ये नहीं होगा। जैसे देखिए ये पेन रखा हुआ है, ठीक है, हम इस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, देखिए हम इस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हम इस पर वर्क कर रहे हैं, देखिए वर्क कर रहे हैं ना, देखिए तो देखिए मेरा एनर्जी इसमें लॉस हो रहा है, इसमें ये जो है एनर्जी गेन कर रहा है, जिसके कारण ये जो है देखिए लुढ़क रहा है। देखिए मेरा एनर्जी लॉस हो रहा है और इसका एनर्जी क्या हो रहा है, ये एनर्जी को गेन कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे समझिए इसको, ठीक। देखिए उसके बाद क्या बोलता है, देखिए उसके बाद बोलता है हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विथ एनर्जी डू वर्क, ठीक है। बोल रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी वर्क करता है तो उसका एनर्जी के साथ क्या होता है। देखिए क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेज एनर्जी कैन एक्सर्ट द फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। वैसा ऑब्जेक्ट जो एनर्जी को पोजेज करता है, ठीक है, वैसा ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेज एनर्जी कैन एक्सर्ट द फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए बोल रहा है वैसा ऑब्जेक्ट जो एनर्जी को पोज करता है, मतलब अपने पास रखे हुआ रहता है, वह दूसरा ऑब्जेक्ट यानी कि अनदर ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। व्हेन दिस हैपेंस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फॉर्मर टू द लेटर, ठीक है। फॉर्मर टू द लेटर मतलब चिट्ठी नहीं, फॉर्मर टू द लेटर करने का मतलब वह फॉर्मर मतलब पहले और लेटर मतलब बाद वाले में, यानी कि पहले वाले से एनर्जी जो है बाद वाले में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। यदि एक में एनर्जी है और दूसरे में एनर्जी नहीं है तो, ठीक है, तो पहला वाला जो है दूसरे वाले पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो पहले वाला का एनर्जी जो है दूसरे वाला में ट्रांसफ़र हो जाएगा। वही लिखा हुआ है फॉर्मर टू लेटर। मान लीजिए कि दो गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी रुका हुआ है, पीछे से एक स्पीड में गाड़ी आ रहा है, इसको आके टक्कर मार दिया, ठीक है, टक्कर किया देखिएगा पीछे वाला गाड़ी जो है स्लो होने लगेगा और जो आगे वाला गाड़ी है वो हल्का मूव करने लगेगा। ऐसा क्यों? तो पीछे वाला गाड़ी का जो एनर्जी है ना वो पहले वाले गाड़ी में आ जाएगा, ठीक है, पहले वाले गाड़ी का जो एनर्जी है वह बाद वाले गाड़ी में आने लगेगा। वही लिखा हुआ है फॉर्मर टू द लेटर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। द सेकेंड ऑब्जेक्ट में मूव एज इट रिसीव्स एनर्जी, वही बोल रहा है जो सेकेंड ऑब्जेक्ट वो मूव करने लगेगा और एनर्जी को रिसीव कर लेगा, एंड देयरफॉर डू सम वर्क, और जिसके कारण जो है कुछ वर्क होगा। दस द फर्स्ट ऑब्जेक्ट है द कैपेसिटी टू डू वर्क, दिस इम्प्लाइज दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट पोजेज एनर्जी कैन डू वर्क। देखिए बोल रहा है वैसे ऑब्जेक्ट जिनके पास एनर्जी होगा, ठीक है, वह वर्क कर सकते हैं। वैसे ऑब्जेक्ट जिनके पास एनर्जी होगा वह वर्क कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि वर्क करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। यदि आपके पास एनर्जी है तभी आप वर्क कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ से आप एनर्जी का डेफिनेशन भी हो गया। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कि कार्य करने की क्षमता आपके अंदर है तो आप बोलेंगे कि हाँ आपके अंदर एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एनर्जी का डेफिनेशन भी हो गया। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज देयर फॉर द सेम एज दैट ऑफ वर्क, दैट इज जूल। देखिए एनर्जी का जो यूनिट होगा ना वह भी वर्क के जैसा ही होगा। जैसे वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, तो एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। वर्क का सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, तो एनर्जी का भी सीजीएस यूनिट क्या होगा, अर्ग। डायमेंशन जो वर्क का होगा वह डायमेंशन एनर्जी का भी होगा, ठीक है। देखिए फिर क्या बोलता है, 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क।
समटाइम्स अ लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलो जूल इज यूज टू 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल। देखिए बोल रहा है हम लोग वर्क का जो ऐसा यूनिट है उसको जूल में लेते हैं, लेकिन जब एनर्जी का बड़ा यूनिट लेना पड़ता है ना तो हम लोग उसको किलो जूल में लेते हैं। ठीक है, 1 किलो जूल, 2 किलो जूल, 3 किलो जूल। किलो जूल का मतलब होता है 1000 जूल। मतलब अगर 5 किलो जूल रहेगा तो 5000 जूल, 10 किलो जूल रहेगा तो 10,000 जूल। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो लिखा हुआ है लकीली द वर्ल्ड वी लिव इन प्रोवाइड्स एनर्जी इन मैनी डिफरेंट फॉर्म। बोला लकीली जो वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं वहाँ पर जो है एनर्जी का बहुत सारा डिफरेंट फॉर्म में प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, द वेरियस फॉर्म इंक्लूड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, बहुत सारे फॉर्म में पहला है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ये हमको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, अभी नहीं। मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। ठीक है, इतने सारे एनर्जी होते हैं, बहुत सारे एनर्जी होते हैं। ठीक है, ये हम लोगों को इतना एनर्जी पढ़ना है। और मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।